आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर से आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे वैसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन आपको करा देते हैं। हम लोग दो टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़े थे बाबू। दो टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़े थे। पहला पढ़े थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, और दूसरा हम पढ़े थे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशंस के सिस्टम के बारे में पढ़े थे और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के सिस्टम के बारे में पढ़े थे, है ना। देखिए, आपको बताया गया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये बताए थे आपको कि ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। हम यहाँ पे तीन इक्वेशंस ले रहे हैं। तीन इक्वेशंस लिए हुए हैं, एक, दो और तीन इक्वेशंस लिए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक्स, वाई और जेड, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो इक्वेशंस लिया जाता, अगर इसके जगह पे दो इक्वेशंस लिया जाता तो आपको दो ही वेरिएबल दिखाई देता, एक्स और वाई। जैसे हम ऐसे भी ले सकते थे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो दो इक्वेशंस अगर आप लेते तो आपको दो ही वेरिएबल दिखता, एक्स और वाई, और तीन इक्वेशंस लेंगे तो आपको तीन वेरिएबल दिखाई देगा। तो हम लोग तीन वेरिएबल पे जैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग दो वेरिएबल पे भी समझ लेंगे, है ना। होमोजीनियस इक्वेशंस किसको बताए थे बाबू? होमोजीनियस इक्वेशंस में आपको बताया गया था कि ये जो d1 d2 d3 है, जो कांस्टेंट पार्ट है, ये सब एक साथ जीरो हो जाता है। तो होमोजीनियस इक्वेशंस का जो सिस्टम लिया गया था वह ऐसे कैसे हम लोग लिए हुए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये जो कांस्टेंट पार्ट है, अगर आप इसको जीरो कर दीजिएगा तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस हो जाएगा। और अगर ये सब अगर ये सब एक साथ जीरो नहीं हो तो वैसे कंडीशन में इसको हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है बाबू, चलो अब इसमें हम लोग देखे थे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में मतलब हम लोग एक्स वाई जेड का मान जो निकालते हैं वो कैसे निकालते थे, और यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन किस किस कंडीशन में हमारा होता था, ये सब बात हम लोग सीखे थे। हम इस चीज़ को आपको रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ताकि क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिवीजन हुआ रहेगा तो क्वेश्चंस करेंगे तो आप ठीक से समझ पाइएगा उसको, है ना। इसलिए इसको रिवीजन मेरे साथ अच्छे से कर लीजिए। आपको बताया गया था नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के कंडीशन में डेल्टा डिफाइन किया गया था। डेल्टा हम लोग कैसे डिफाइन किए हुए थे? डेल्टा हम लोग डिफाइन करते थे और डेल्टा के अंदर हम लोग जो एलिमेंट्स लेते थे वो था a1 b1 c1, एक्स वाई और जेड का कॉफिशिएंट्स a2 b2 c2, a2 b2 c2, और नीचे हो जाएगा a3 b3 c3, a3 b3 और c3। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग नाम दिए थे डेल्टा। ठीक है बाबू। उसके बाद आपको बताया गया था डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, है ना। डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आपको बताया गया था कि ये जो हमारा पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम पर इस कांस्टेंट d1 d2 और d3 को बैठा दीजिए।
इस दोनों को सेम रखते हुए इसको नहीं बदलना है, तो वैसे कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको डेल्टा 1 नाम देना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे कि अगर ये सेकेंड कॉलम जो है डेल्टा में, इस डेल्टा डिटर्मिनेंट का जो सेकेंड कॉलम है, इस सेकेंड कॉलम पर अगर हम इस कांस्टेंट को लाकर बैठा दें, D1 D2 D3 इसके जगह पे बैठा दें, इस फर्स्ट और थर्ड कॉलम को चेंज नहीं करें, इसको बिना चेंज किए हुए अगर सेकेंड कॉलम पे हम D1 D2 D3 बैठाते हैं तो इसको हम डेल्टा 2 नाम देते हैं। और थर्ड कॉलम पर अगर हम D1 D2 D3 बैठाते हैं बिना इसको बदले हुए तो हम इसको डेल्टा 3 नाम देते थे, है ना। तो हम रिपीट करते हैं, अगर आप C1 पर इस कांस्टेंट को बैठाते हैं D1 D2 D3 को, C2 C3 को बिना बदले हुए, तो ये डेल्टा 1 कहलाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे C2 पे D1 D2 D3 बैठाते हैं इसको बिना इस दो कॉलम को बदले हुए, तो ये हमारा डेल्टा 2 कहलाएगा। और अगर हम C3 पर यहाँ पर D1 D2 D3 बैठाते हैं विदाउट चेंजिंग दिस टू कॉलम्स, बिना इसको चेंज किए हुए, तो वैसे कंडीशन में डेल्टा 3 कहलाता था, है ना। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे डेल्टा 1 हो जाएगा, C1 पर बैठा दीजिए D1 D2 D3, तो हो जाएगा D1 D2 D3, और बाकी आपका जो दो कॉलम है वो चेंज नहीं होगा, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, वैसे ही हम लोग डेल्टा 2 कैसे निकाले थे, कॉमा डेल्टा 2 हम लोग कैसे निकाले थे, तो डेल्टा 2 निकालने के लिए हमको इस जगह पे C2 पर D1 D2 D3 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेम रहेगा A1 A2 A3, ये तो सेम रहेगा, और C2 पर हो जाएगा D1 D2 D3, और C3 हमारा C1 C2 C3, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, एंड डेल्टा 3 हम लोग कैसे निकाले थे, तो डेल्टा 3 हम लोग जो निकाले थे, डेल्टा 3 हम लोग कैसे निकाले थे बाबू, तो डेल्टा 3 निकालने के लिए जो डेल्टा डिटर्मिनेंट था, जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है, उस डेल्टा डिटर्मिनेंट में हम लोग को C3 के जगह पर D1 D2 और D3 बैठाना पड़ेगा। तो ये दोनों हमारा सेम रहेगा, ये पहला और दूसरा कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा हमारा C3। तो पहला कॉलम पे A1 A2 A3 ये सेम है, B1 B2 B3 सेम रहेगा, और यहाँ हो जाएगा D1 D2 D3। कुछ ऐसे ही हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 डिफाइन किए हुए थे, है ना। अब आपको बताए थे, इसमें हम 2-3 कंडीशन बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी पर क्वेश्चंस आपको आज मिलेगा। आपको बताया गया था पहला कंडीशन कि अगर डेल्टा का मान 0 नहीं है, देखिए ये रहा डेल्टा, अगर ये डेल्टा 0 नहीं है, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो इसका अर्थ है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन मिलेगा इसीलिए ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। चलिए कंसिस्टेंट तो होगा ही, बस इतना समझिए कि सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो खैर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग सीख लिए। सेकेंड पॉइंट हम सीखे थे कि अगर डेल्टा हमारा 0 हुआ, डेल्टा अगर 0 हुआ, जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से बना हुआ है, अगर ये डेल्टा 0 हुआ और डेल्टा 1 एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी अगर 0 नहीं हुआ, तो वैसे कंडीशन में दिस इंप्लाइज, वैसे कंडीशन में सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया है, हम लोग एक्स वाई जेड नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके थे, उसका हम लोग रिविजन कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन हो जाएगा कि अगर डेल्टा 0 और साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब 0, डेल्टा भी 0 और बाकी सब 0, तो वैसे कंडीशन में जो होगा दिस इंप्लाइज, ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। चलो दूसरा हम लोग पढ़े थे बाबू होमोजीनियस इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम दिया रहेगा, तो होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पहचानोगे, ये सारा जो राइट साइड में जो होगा ये कांस्टेंट पार्ट हमारा जीरो होगा, है ना। तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशंस का बात आता है, जब भी होमोजीनियस इक्वेशंस का बात आता है तो वहां पे दो प्रकार का सॉल्यूशन का नाम आपको सुनने को मिलेगा, एक होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन के कंडीशन में होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। अगर एक साथ तीनों 0 हो जाए तो ये सॉल्यूशन का खास नाम दिया गया है ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। अगर सब एक साथ 0 हो जाए तो हम उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। ये जीरो सॉल्यूशन भी कहलाता है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, ये सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि जब आप x, y और z का मान आप यहाँ 0 बैठाइएगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और 0 बराबर 0 बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी बैठा के देख लीजिए x, y, z के जगह 0, तो 0 बराबर 0 बैलेंस हो गया, और यहाँ भी बैठा के देख लीजिए 0 बराबर 0 बैलेंस हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम x बराबर, y बराबर, z बराबर तीनों एक साथ 0 लेते हैं तो ये जो हमारा इक्वेशंस दिया है, होमोजीनियस इक्वेशंस का जो परिवार दिया है, होमोजीनियस इक्वेशंस का जो ये सिस्टम दिया हुआ है, ये सभी एक साथ x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 के लिए एक साथ सभी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी ये सॉल्यूशन कहलाएगा और इसका खास नाम होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा सॉल्यूशन का चर्चा आता है, वो होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे बाबू, ऐसा सॉल्यूशन जो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। नॉन ट्रिवियल, जो ट्रिवियल नहीं है, मतलब x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, इसको छोड़कर बाकी कोई भी सॉल्यूशन हो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सॉल्यूशन आया x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 0। तो ये जो सॉल्यूशन आया, या मान लीजिए सॉल्यूशन आया x बराबर 1/2, y बराबर 3/2, z बराबर -5/2। तो ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन में सब एक साथ 0 होता है। तो जो सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है उसे हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, और ये नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहलाता है। कई बार आपको आपके जेई पेपर में क्वेश्चन देगा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो आप लेमडा का मान निकालिए, के का मान निकालिए, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो वैसे कंडीशन में आपको समझना है, जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशन का बात करेगा तो आप समझिएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसके पास, है ना। सब एक साथ 0 नहीं ना है बाबू, सब तो एक साथ 0 नहीं है, इसलिए जीरो सॉल्यूशन तो नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना। चलो इतना बात समझ गए हो। इसके बाद बताए थे हम आपको, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपको एक कंडीशन बताया गया था कि अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस दिया रहे तो उसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो 100% होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड तीनों एक साथ 0 यहाँ बैठा दोगे तो ये तीनों इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगा। यानी ट्रिवियल तो खैर हर समय होगा, हर वक्त होगा, लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको कंडीशन बताए थे, बहुत अच्छा कंडीशन बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसपे हम क्वेश्चन सर्च करेंगे जेई का। आपको बताए थे कि अगर हम डेल्टा निकालें, डेल्टा डेट इज डिटर्मिनांट, और ये डिटर्मिनांट किससे बने, तो ये डिटर्मिनांट हमारा एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से बने, डेट इज a1 b1 c1, a1
B1 C1 और नीचे हमारा हो गया, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स A2 B2 C2, A2 B2 और C2, और यहाँ कोफिशिएंट्स हो गया XYZ का A3 B3 C3। ये जो डिटर्मिनेंट हमारा बना हुआ है कोफिशिएंट से, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आपको समझ जाना है कि इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस दिया हुआ है, इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा ट्रिवियल के साथ साथ, है ना। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 यहाँ हम लिख देते हैं, इफ डेल्टा बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, डेट इज इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन तो खैर होगा ही होगा और ऑल्सो इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो खैर होता ही होता है, ऑल्सो इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इन दिस केस, ये आपका पहला पॉइंट है ना, इन दिस केस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जो संख्या होगा विल बी इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट। कहने का अर्थ ये हुआ कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के कंडीशन में डेल्टा जो होता है वो 0 होता है, और जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, मतलब डेल्टा 0 होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होता है, तो वैसे केस में उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस का जो संख्या है वो अनंत होता है, मतलब XYZ का बहुत सारा मान आएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी डेल्टा 0 होगा यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी होगा, तो सॉल्यूशंस का संख्या अर्थात XYZ का संख्या जो होगा वो अनंत मिलेगा, है ना, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या सीखना है बाबू, तो सेकेंड पॉइंट हमको यहाँ पे ये सीखना है कि मान लो कि डेल्टा का मान 0 नहीं हुआ, अगर डेल्टा 0 हो गया तब तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा, और जब डेल्टा 0 नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कैसा सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा मतलब x0 y0 और z0 होगा, मात्र एक ही सॉल्यूशन होगा जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब डेल्टा 0 होगा तब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और तब सॉल्यूशन का संख्या अनंत होगा। जब डेल्टा 0 होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, है ना, और सॉल्यूशंस का संख्या अनंत होगा। जब डेल्टा 0 होगा तब ना, अगर डेल्टा 0 नहीं है तब तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा 0 होगा तब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। जब डेल्टा 0 नहीं है तो इसका अर्थ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी x0 y0 और z0 एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट समराइज है जो हम लोग पढ़े हुए थे, इसका हम आपको एक जगह रिवीजन करा दिए हैं, क्योंकि आज जो हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो IIT में पूछा हुआ क्वेश्चंस है जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आधारित है ना। इसलिए आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग पहले पढ़े हुए थे उसको हम रिवीजन कराना जरूरी समझे हैं। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चले आते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बाबू, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का, जो IIT JEE 2000 में पूछा हुआ है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। सबसे पहले जो इसके सॉल्यूशन में जो इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, या छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है इतना,
इतना और इतना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है और कह रहा है कि इसके पास नन जीरो सॉल्यूशन है। आपको बताए थे कि नन जीरो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नन ट्रिवियल सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम होता है नन जीरो सॉल्यूशन। नन जीरो सॉल्यूशन, अगर जीरो सॉल्यूशन रहता तो क्या होता है, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, जो ट्रिवियल कहलाता जीरो सॉल्यूशन। तो नन जीरो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, नन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दिया हुआ है इसके पास नन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाबू होमोजीनियस टाइप का है, क्योंकि राइट साइड में देखिए जीरो है, जीरो है और जीरो है। जब होमोजीनियस इक्वेशंस होता है तो वहीं पे हम लोग ट्रिवियल और नन ट्रिवियल, नन जीरो सॉल्यूशन या नन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहिए, इसका नाम सुनते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस जो दिया हुआ है, इसके पास कौन सा सॉल्यूशन है, तो इसके पास हैज नन जीरो सॉल्यूशन, हैज नन जीरो सॉल्यूशन। इसके पास नन जीरो सॉल्यूशन है, डेट इज नन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका अर्थ हुआ इसके पास नन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसीलिए नन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसीलिए डेल्टा जीरो होगा, क्योंकि आपको अभी जस्ट हम रिवीजन कराए हैं कि नन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो डेल्टा आप जीरो कर लीजिए। डेल्टा कैसे बनाना है आप जानते हैं, एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है 1, वाई के साथ माइनस के और जेड के साथ -1। तो R1 पे क्या बैठाना है आपको, R1 पे बैठाना होगा 1 माइनस के और -1। तो यहाँ बैठाएंगे 1 माइनस के और -1, ठीक है। चलिए वैसे ही देखिए x के साथ लगा है k और यहाँ -1 है और यहाँ -1 है, तो हो जाएगा k -1 और -1, तो नीचे हो जाएगा k -1 और -1, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ देखिएगा 1 1 और -1, तो 1 1 -1 यहाँ बैठा दीजिए, 1 1 और -1, है ना बाबू। तो 1 1 -1 बैठा दिया, ये डिटर्मिनेंट है, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो करके इसको सॉल्व कर लो, के यहाँ से निकल जाएगा। तो R1 पे खोल दो, पहला एलिमेंट है 1 1 उठा लो और 1 से इसको ढक दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, फिर माइनस, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -1 और माइनस यहाँ पे तो +1। आइए उसके बाद उठाइए, माइनस के है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाते हैं बीच वाले को, तो ये हो जाएगा +k, और इससे रो और कॉलम को ढक देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -k और माइनस फॉर्मूला में फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई -1 और माइनस पहले से तो +1। नेक्स्ट एलिमेंट -1 है तो -1 उठाइए, रो कॉलम को इससे ढक दीजिए, तो ये हो जाएगा k और माइनस फॉर्मूला में फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -1 और माइनस पहले से डेट इज +1 इज इक्वल टू 0। ये जेई का मुफ्त का क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन था। ये हो गया 2 प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -k² और +k और -k और -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिए, ये -k प्लस के माइनस के यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा -k² और 2 - 1 डेट इज +1, या इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ ही जाओगे। -k² को उधर भेज दो तो +k² और यहाँ बचेगा 2 - 1, 2 - 1 डेट इज 1, तो यहाँ से k का बाबू 2 मान आया है, +-1। तो आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है k का 2 आंसर हो गया, एक -1 और एक +1। तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा होगा -1 +1 जो हमको डी पे दिख रहा है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन सेलेक्ट हो गया वो ऑप्शन डी हो गया, और ये आपके लिए मुफ्त का क्वेश्चन था जेई में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके आईआईटी के पेपर में आया हुआ था 2002 में, और 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, है ना। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है, 3 इक्वेशंस दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसके पास सॉल्यूशंस का संख्या अनंत है ना। तो ए का वैल्यू क्या होगा, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हम नीचे यहाँ लिखे हुए हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया उसको हम लिखे हुए हैं।
क्वेश्चन में क्या, सबसे पहला बात हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है ये होमोजीनियस टाइप का है या नॉन होमोजीनियस टाइप का है। तो ये होमोजीनियस टाइप का है। होमोजीनियस टाइप का है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट सभी में 0 दिखाई दे रहा है, और बाकी जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है इसमें जो वेरिएबल है इसके पावर में 1 दिखाई दे रहा है। वेरिएबल के पावर में 1 दिखाई दे रहा है, वेरिएबल के पावर में 1 दिखाई दे रहा है, और कांस्टेंट पार्ट जो है वो 0 दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशंस है, और होमोजीनियस इक्वेशंस का ये सिस्टम है, निकाय है, परिवार है ना। तो कह रहा है कि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। आप याद करिए, आपको बताए थे कि जब नॉन ट्रिवियल, जब भी होमोजीनियस इक्वेशन का बात होता है तो दो प्रकार का सॉल्यूशन आपके दिमाग में आना चाहिए, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो खैर ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हर बार होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन में तो खैर होता ही होता है। x0 y0 और z0 ये तो खैर सॉल्यूशन आपको फ्री का मिलता है, ये हर जगह होगा, है ना। लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा का मान 0 होता है। आपको पढ़ाए थे, जब डेल्टा का मान 0 होता है तो कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इस कंडीशन में होता है ना। और जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो याद करिए, आपको हम बताए थे कि जो सॉल्यूशंस का संख्या होता है वो इनफाइनाइट होता है। जब भी डेल्टा 0 करिएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशंस का संख्या अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। हमसे क्या पूछा है कि सॉल्यूशंस का संख्या इनफाइनाइट है, इसका अर्थ है कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस दिया है इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना ही चाहिए। जब इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तभी इसके पास सॉल्यूशंस का संख्या अनंत होगा, है ना। देखिए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज infinite solution. System of equations has infinite solution. Therefore, या इसीलिए therefore system of equation must have, या लिख सकते हैं therefore, चलो लिख ही देते हैं, therefore system of equations must have कौन सा सॉल्यूशन बाबू, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और हम जानते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। देयरफॉर इसीलिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा उसके पास मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना ही चाहिए। इसीलिए डेल्टा का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होता है। आप डेल्टा बराबर 0 कंडीशन लेके चलिए, बाकी ये क्वेश्चन में अब कुछ रखा नहीं है। तो डेल्टा बस थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ना है, यहाँ पे बस चेंज कर दिया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस टाइप का दिया है, और इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आता है जब नॉन ट्रिवियल होता है, और नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा 0 होता है। बस बात खत्म, इसमें इससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, फ्री का क्वेश्चन नहीं है ना। तो हम डेल्टा कैसे बनाते हैं बाबू, तो डेल्टा हम बनाते हैं x का, y का और z का कोफिशिएंट, है ना। तो x के साथ क्या लगा है 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 1। y के साथ क्या दिख रहा है आपको, y के साथ a दिख रहा है, y के साथ a दिख रहा है, और z वाला टर्म तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो z का कोफिशिएंट हम ले सकते हैं प्लस 0z। तो z जब है नहीं तो आप z का कोफिशिएंट 0 समझिए, है ना। आइए नीचे आते हैं, नीचे जरा देखिए तो x दिख रहा है, इसमें x नहीं दिख रहा है, तो x का कोफिशिएंट 0 कर दो। y दिख रहा है क्या, y दिख रहा है, तो y का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है 1, और z का दिखाई दे रहा है a, तो y का कोफिशिएंट 1 हो गया और z का कोफिशिएंट a हो गया। आइए अब आते हैं तीसरे इक्वेशंस में, इसमें x दिख रहा है तो x का कोफिशिएंट हो गया a, इसमें y नहीं दिखाई दे रहा है तो y का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा 0, और इसमें z दिखाई दे रहा है तो z का कोफिशिएंट हमको 1 दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे 1 ले लीजिए। बाकी आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड करिएगा तो आप इसको R1 पे एक्सपैंड कर सकते हैं, R1 पे एक्सपेंड करिएगा तो 1 उठाइए और 1 से रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, ठीक है। आइए नेक्स्ट एलिमेंट हो गया माइनस ए, तो माइनस ए लीजिए, यहाँ पे प्लस ए है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लेंगे, तो माइनस ए उठेगा और बगल में ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 हो गया, और माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई a² हो गया, ठीक है बाबू।
और अगला एलिमेंट कौन सा है, तो अगला एलिमेंट जो R1 का हमारा है, R1 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, एक मिनट, हाँ, R1 का जो अगला एलिमेंट है वो 0 है, तो 0 को लेने की जरूरत है नहीं, 0 को तो हम एक्सपेंड करेंगे नहीं, छोड़ दीजिए, तो बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1 और ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस हो गया a क्यूब बराबर 0। तो बाबू यहाँ से आ गया a क्यूब इज इक्वल टू -1। इसीलिए यहाँ से जो कंडीशन सेलेक्ट हुआ, सॉरी, इसीलिए जो a का जो आंसर आया यहाँ से कितना आ गया -1, a इज इक्वल टू -1। अब आपको देखना होगा कि a इज इक्वल टू -1 आपको ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, और यही इसका आंसर होगा। ये बड़ा आसान और फ्री का क्वेश्चन था जेईई में। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो आपके आईआईटी के पेपर में 2004 में पूछा हुआ था, है ना। ये भी आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है, 1, 2 और 3 इक्वेशंस दिया है, और ये नॉन होमोजीनियस टाइप का दिया है, क्योंकि कांस्टेंट में 0 आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो नॉन होमोजीनियस टाइप का 3 इक्वेशंस दिया है, जिसको एक साथ हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इस लेमडा का मान बताइए, इस लेमडा का वैल्यू बताइए, सच दैट इस प्रकार से कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दे रखा है उसके पास सॉल्यूशन नहीं हो। मतलब लेमडा का वह मान बताइए, लेमडा का वह मान बताइए जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे, है ना। तो चलिए सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया उसको लिख देते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे जो दिया हम लिख दिए। अब आइए थोड़ा सा हम अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। हम आपको बताए थे कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है तो पहले पहचानना कि वो होमोजीनियस टाइप का है कि नॉन होमोजीनियस टाइप का है। पहला काम तो ये करो। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें कांस्टेंट जो है सब 0 नहीं है। इसका अर्थ है ये कि होमोजीनियस ये नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस में हम लोग ट्रिवियल और ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। नॉन होमोजीनियस जब रहता है, जब यहाँ पे सब एक साथ 0 नहीं होता है, जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात होती है, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जब दिया रहता है तो वहां पे हम लोग क्या निकालते थे बाबू, डेल्टा निकालते थे। आपको बताए थे कि डेल्टा निकालना है। और डेल्टा कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होता है जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग निकालते थे डेल्टा 1 और निकालते थे डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालते थे, ठीक है बाबू। तो इसमें कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा दिया हुआ है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा दिया है, इसके पास सॉल्यूशन नहीं हो। तो सॉल्यूशन नहीं होने के लिए आपको हम कंडीशन जो लिखवाए थे, याद करिए क्या कंडीशन लिखाए थे बाबू, कि सॉल्यूशन कब नहीं होता है। नो सॉल्यूशन के लिए आपको हम जो कंडीशन बताए थे, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये बताया गया था कि डेल्टा हमारा होना चाहिए 0 और एनी ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 और कॉमा डेल्टा 3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताया गया था कि डेल्टा 0 होना चाहिए और इसमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि फॉर नो सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, फॉर नो सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं कि नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा होना चाहिए 0 एंड एनी ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए, और इसमें से कोई एक भी अगर 0 नहीं हुआ, इसमें से कोई एक भी अगर 0 नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाएगा, है ना। चलो बाबू, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेल्टा को 0 लेके चलेंगे।
ये आपके लिए हिंट था, ये आपको हम ऊपर में जो थियरी का हिंट कराए हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से डेल्टा को ज़ीरो कर लीजिए, तो डेल्टा ज़ीरो करिएगा, वी है डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन लेके चलिए। डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन अगर हम लेके चलेंगे तो डेल्टा कैसे मिलता है बाबू, डेल्टा कौन सा डिटर्मिनेंट होता है, जो कॉफिशिएंट से बनता है। तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन टू, यहाँ लिखोगे टू माइनस वन टू, उसके बाद वन माइनस टू वन, वन माइनस टू वन, वन माइनस टू और वन, ये वन वन और लेमडा, ये हो जाएगा वन वन और लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व कर लीजिए इसको R1 पे, तो ये पहला एलिमेंट उठेगा टू, और इससे रो और कॉलम को ढक दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस टू लेमडा और माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वन। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम अगले एलिमेंट को उठाते हैं, माइनस वन है तो साइन चेंज करके लेंगे प्लस वन, और इसको ढक देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया लेमडा और माइनस फॉर्मूला में, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वन। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा प्लस टू है, तो प्लस टू उठाइए और इससे रो और कॉलम को खत्म कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए वन और माइनस फॉर्मूला में, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू और इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो बाबू ये कितना आया, ये आ गया माइनस फोर लेमडा और माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा लेमडा माइनस वन, और ये हो जाएगा थ्री और इंटू टू डेट इज सिक्स, तो माइनस फोर लेमडा और प्लस लेमडा डेट इज माइनस थ्री लेमडा, और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और प्लस सिक्स, तो सिक्स में से थ्री गया डेट इज थ्री, उधर जाके हो जाएगा माइनस थ्री, यहाँ से बाबू लेमडा हमारा आ गया वन, हमसे लेमडा पूछा था ना, तो लेमडा आ गया वन। अब आप लेमडा वन देख लीजिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, तो लेमडा वन ऑप्शन में बी पे दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन हो गया बी, ये इसका आंसर हो गया। एक चीज़ और है कि अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो नो सॉल्यूशन के लिए ये तो ज़ीरो होना ही चाहिए और ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर आप डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री का मान निकालिएगा, किसके लिए, लेमडा बराबर वन कंडीशन के लिए, जब आप डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री निकालिएगा लेमडा बराबर वन कंडीशन के लिए, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें से कोई एक जो है, कम से कम कोई एक जो जरूर आपको जीरो के बराबर नहीं दिखाई देगा, नन जीरो आएगा, इसमें से कम कोई एक नन जीरो जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो यहाँ डेल्टा वन निकालते हैं, उनको समझाने के लिए सब काम कर रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन तो यहाँ पे बन चुका है। अगर हम डेल्टा वन निकालते हैं तो डेल्टा वन कैसे निकलेगा, जो डेल्टा हमारा होता है उस डेल्टा में हम सी वन के जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं, तो डेल्टा हमारा यही था, सी वन के जगह कांस्टेंट बैठाओ, कांस्टेंट है टू माइनस फोर और फोर, तो सी वन के जगह पे हो गया टू माइनस फोर और फोर, बाकी हमारा सी टू सी थ्री सेम होता है, तो सी टू सी थ्री सेम हो गया माइनस वन माइनस टू और वन, और ये हो गया टू वन और लेमडा की जगह पे कितना हो जाएगा, लेमडा की जगह पे क्या निकला है बाबू, लेमडा की जगह वन निकला है, तो आप यहाँ वन डाल दीजिए। आप इसको जरा सॉल्व करके देखिए कितना आता है, सॉल्व करके देखिएगा तो ये हो जाएगा टू, और R1 पे खोल दीजिए, इसको ढक दीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस फॉर्मूला में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वन। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट हो गया माइनस वन, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तो प्लस वन, इसको और इसको ढक दिया जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस फोर, और माइनस फॉर्मूला में फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा फोर। ठीक है बाबू, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट है प्लस टू, तो इससे रो और इससे कॉलम ढक दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, रुक जाओ, तो नेक्स्ट एलिमेंट हो गया प्लस टू, बगल में ब्रैकेट, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस फोर और माइनस फॉर्मूला में, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस एट और माइनस पहले से तो प्लस एट। देखो कितना आता है,
तो ये वाला कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 दैट इज -6, -8 इंटू 1 दैट इज -8, और ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 और 4 दूना 8। समझ रहे हो बात? तो ये कैंसिल हो गया, ये चलाएगा -6। अब आप यहाँ पे जरा देखिए, जो डेल्टा 1 का मान आया है, ये डेल्टा 1 का जो मान आया है बाबू, वो हमारा आया है -6, जो कि 0 के बराबर नहीं आया है। यहाँ देखिए डेल्टा 1 का मान जो आया है -6 आया है, और -6 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। डेल्टा 1 का मान 0 के बराबर नहीं आया है। हम आपको क्या बताए थे, नन जीरो के लिए कंडीशन क्या बताए थे, बताइए। नन जीरो के लिए कंडीशन बताए थे कि डेल्टा 0 होगा ही, डेल्टा तो खैर 0 होना ही चाहिए, और इसमें से कम कोई एक भी नन जीरो होना चाहिए। कम से कम कोई एक भी अगर नन जीरो हो गया तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग इसको अगर निकाल के देखे हैं, जैसे हम लोग डेल्टा 1 निकाले हैं, तो डेल्टा 1 कैसा आया है, 0 आया कि नन जीरो आया? नन जीरो आया है। हो गया, काम बन गया। कोई भी एक नन जीरो होना चाहिए, कोई भी एक अगर नन जीरो हो गया, कम से कम कोई भी एक नन जीरो हो गया और डेल्टा 0 हो गया तो नो सॉल्यूशन हो गया। तो हमको जो यहाँ से लेमडा का मान 1 आया है, लेमडा का मान 1 बैठाने पर पता चला कि डेल्टा 1 हमारा 0 नहीं है। जब डेल्टा 1 0 नहीं है तो हमारा ये कंडीशन पे होल्ड हो गया, कंडीशन पे होल्ड हो गया। डेल्टा 1 0 नहीं है, इसमें से 0 नहीं होना चाहिए था किसी एक को भी, तो डेल्टा 1 हमारा 0 नहीं आया और डेल्टा 0 है, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होल्ड हो गया। यानी लेमडा का मान 1 जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, इसको हम ले सकते हैं नो सॉल्यूशन के लिए, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपके आईआईटी के पेपर में आया हुआ है। आईआईटी के पेपर में 2002 में आया हुआ प्रॉब्लम है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के का मान बताइए। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के का कितना मान होगा, फॉर विच, जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दे रखा है, एक इक्वेशन और एक दो इक्वेशन, जो आपको दो इक्वेशन दे रखा है जिसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोलेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा ये जो दे रखा है, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन में यही बात कर रहा है कि के का ऐसा क्या मान हो सकता है, के का ऐसा कौन कौन मान हो सकता है जिसके लिए ये दोनों जो इक्वेशन दिया है, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो यही हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है जो हम नीचे लिखे हुए हैं, ये दोनों एक साथ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा। सबसे पहले तो हमको ये बात समझना होगा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है बाबू, ये होमोजीनियस टाइप का है कि नॉन होमोजीनियस टाइप का है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which we will have to understand is the given system of equation is of homogeneous type or of non-homogeneous type। तो ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है बाबू, ये नॉन होमोजेनियस टाइप है, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म दिखाई दे रहा है, एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म दिखाई दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में जो है कांस्टेंट पार्ट दिखाई दे रहा है, जीरो नहीं है। तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस है। जब होमोजीनियस रहता तो यहाँ 0 0 रहता। तो जो होमोजीनियस के कंडीशन में जब यहाँ पे 0 और 0 रहता, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में सोचते। यहाँ तो भाई ये नॉन होमोजीनियस टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बारे में सोचेंगे। आपको हम बताए थे इस क्वेश्चन को बनाने का हम यहाँ पे हिंट कर देते हैं। हम बताए थे कि आप सबसे पहले डेल्टा निकालिएगा, और डेल्टा अगर 0 आ गया, साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा अगर 0 आ गया एंड डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये दोनों भी 0 आ गया। यहाँ पे हम डेल्टा 2 तक ही लिखे हैं, यहाँ डेल्टा 3 नहीं आएगा। डेल्टा 3 क्यों नहीं आएगा यहाँ पे डेल्टा 3 नहीं आने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे दो ही इक्वेशन दिया है एक्स और वाई में। एक्स वाई जेड में अगर 3 इक्वेशन दिया रहता तो डेल्टा 3 भी आता। तो इस जगह पे जो सॉल्यूशन हमारा होगा, उसका जो हिंट आपको हम समझा रहे हैं, उस हिंट को समझिए। जो हम लोग थियरी पढ़े हैं उसी थियरी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी 0 हो, सब 0, डेल्टा भी 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब 0,
तो वैसे कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमको मिलता है। आपको हम बताए थे ये बात। बस इस क्वेश्चन में वही काम कर देना है। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा 0, कॉमा डेल्टा 1, डेल्टा 2, ये सब 0 होना चाहिए। ठीक है बाबू। तो चलो हम पहले डेल्टा 0 करते हैं। तो नाउ डेल्टा बराबर 0 कंडीशन लेके चलो। डेल्टा बराबर 0 कंडीशन लेके चलो। तो डेल्टा क्या होता है बाबू? डेल्टा तो आप सब लोग जानते ही, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा हम लोग एक डिटर्मिनेंट को बोलते हैं जो एक्स वाई के कॉफिशिएंट से बनता है। क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, जेड का यहाँ पे नाम हम नहीं ले रहे हैं, एक्स और वाई ही है। तो एक्स का वाई का कॉफिशिएंट बैठा दीजिए, तो हो जाएगा k + 1 और इधर हो गया 8। ठीक है, चलो यहाँ x का कॉफिशिएंट बोलो k है और y का कॉफिशिएंट देखो कितना, k + 3 है। तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पे k + 3, ये जो डिटर्मिनेंट हो ये 0 होना चाहिए। क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होता है कि डेल्टा 0, कंडीशन होता है डेल्टा 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब 0 है ना। तो चलो डेल्टा 0 कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k + 1 और k + 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 8k = 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो k² और प्लस 3k प्लस k + 3 माइनस 8k = 0। ये आ जाएगा k² और ये हो गया 4k और 4k - 8k, 4k - 8k डेट इज -4k और प्लस 3 बराबर 0। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारे पास है कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन? हमारे पास है k² - 4k और प्लस 3 था, k² - 4k प्लस 3 = 0। इसको हम, अब इसको हम लोग मिडिल टर्म्स को तोड़ देते हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे तो लिखेंगे -3k और -k, -4k हो जाएगा है ना, और प्लस 3 = 0। तो यहाँ से k निकालो बाहर तो हो जाएगा k - 3 और इधर से -1 ले लो तो हो जाएगा k - 3 = 0। ये बाबू हो गया k - 1 और ये हो गया k - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज k - 1, हम लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ से आ जाएगा k = 1 और k = 3 चलाएगा। अब देखना होगा इसमें k = 1 और k = 3, अगर कोई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है k का मान पूछा था, तो k = 1 आ सकता है या k = 3 आ सकता है, दोनों में से एक कंडीशन हो सकता है। तो हालांकि k = 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फ्रॉम ऑप्शन k = 1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन कब अच्छा होता ये क्वेश्चन तब अच्छा होता जब यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में 3 भी दिया रहता। अगर 3 दिया रहता तब आपके पास यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता, आप सोचते कि भाई 1 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, अब क्या करें हम? 1 भी दे दिया और 3 भी दे दिया, तो अब क्या करें? क्योंकि हमारा आंसर दोनों आया, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? ये आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मार्क आपके लिए बन जाता, आपको सोचना पड़ता कि कौन सा आंसर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए k का मान यहाँ पे 1 सेलेक्ट हुआ है, तो हम आपको क्या बताए हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए। तो चलो हम डेल्टा 1 जरा निकाल के देखते हैं, डेल्टा 1 कितना आता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन चुका है, हम आपको प्रॉपर तरीके से थियरी अच्छे से
इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, थियोरी को अच्छे से आपको समझा के दिखाते हैं। आपको बताए थे कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा के साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा 1 कैसे निकलता है बाबू? तो डेल्टा 1 हम लोग निकालने के लिए क्या काम करते हैं, ये जो C1 है इस C1 पे कांस्टेंट को बैठाते हैं। तो C1 पे हम किसको बैठाएंगे, 4k और 3k माइनस 1, 4k और 3k माइनस 1 आप बैठा दीजिए C1 पर। तो C1 पे हो जाएगा 4k और 3k माइनस 1, और C2 तो हमारा जैसा है वैसा रह जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और k प्लस 3, ये हो जाएगा 8 और k प्लस 3। चलो तो यहाँ पे बाबू k का जो मान आप 1 आया है, अगर k का मान 1 यहाँ बैठाएंगे हम, सपोज हम यहाँ k का मान 1 बैठाएंगे, तो k का मान 1 के लिए 0 होना चाहिए ना। इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब आता है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तब आता है जब सब जीरो हो। तो हम क्या बोले हैं कि k का जो 1 ऑप्शन के हिसाब से हमको ये चीज़ पता चला है कि जब k का मान 1 होगा तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आखिर k बराबर 1 के लिए तो सब जीरो होना चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब जीरो होना चाहिए। तो k का मान जब आप यहाँ 1 बैठाइएगा तो क्या आएगा देख लीजिए, ये बराबर जीरो आएगा कि नहीं यहाँ से पता चल जाएगा। k का मान अगर आप यहाँ 1 बैठाते हैं, यहीं पे बैठा देते हैं, k का मान अगर आप 1 बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 8, ये हो जाएगा k के जगह 1 बैठाओगे तो 3 और 3 माइनस 1 डेट इज 2, और ये हो जाएगा बाबू 4। जरा इसको देखो कितना आया, ये देखो 4 इंटू 4 डेट इज 16 और माइनस ये आ गया 16, क्या ये जीरो आया है, जीरो आ गया। तो k बराबर 1 के लिए हमारा डेल्टा 1 जीरो आ गया। अब जरा देखते हैं कि डेल्टा 2 हमारा जीरो आता है कि नहीं आता है। तो जिस k के लिए डेल्टा भी जीरो हुआ, जिस k के लिए डेल्टा जीरो हुआ, जिस k के लिए डेल्टा 1 जीरो हुआ और जिस k के लिए डेल्टा 2 जीरो हुआ, सब जीरो हुआ, वही ना k इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो तुम यहाँ k का मान 3 बैठाया रहता, सपोज k का मान 3 बैठाया रहता, अगर इस क्वेश्चन में आप k के जगह पे 3 बैठा रहते हैं, देखिए यहाँ डेल्टा 1 में k के जगह 3 बैठाते हैं, चलिए इसको भी समझ लीजिए आप। तो डेल्टा 1 में अगर k के जगह 3 बैठाते तो क्या चला आता, ये हो जाएगा 12, 4 3 का 12, ये हो गया 8, और यहाँ 3 बैठाओगे तो 3 3 का 9, 9 में से गया 8, और ये 3 बैठाओगे तो 6 हो गया। समझ में आ रहा है ना बाबू? तो कितना गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 6 72 और इसको करोगे 64, कितना आ गया बाबू, 8 आ गया। देखो तो डेल्टा 1 जीरो आया है, डेल्टा 1 जीरो नहीं आया है। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 1 जीरो होना चाहिए ना, डेल्टा 2 भी जीरो होना चाहिए और डेल्टा भी जीरो होना चाहिए। तो k का मान अगर तुम यहाँ 3 लेके चलते, मान लो बाई द वे ऑप्शन में k 3 भी रहता तो 3 रिजेक्ट हो जाता, क्या कि जब हम 3 बैठा के डेल्टा 1 में देखते हैं तो डेल्टा 1 जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है। तो जिस k के लिए डेल्टा 1 जीरो नहीं आ रहा है वो k थोड़े ना सिलेक्ट होगा, k तो वही ना सिलेक्ट होगा जिसके लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब जीरो हो जाए। तो यहाँ से k 3 सेलेक्ट नहीं होता है ना, अगर ऑप्शन में दिया भी रहता तो आप k बराबर 3 को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। k बराबर 3 कब सेलेक्ट होता, अगर इस क्वेश्चन में कहता कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं, अगर इस क्वेश्चन में कहता कि नो सॉल्यूशन, अगर इस क्वेश्चन में कहता नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहता तो नो सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि डेल्टा जीरो और एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इसमें से कोई भी कम से कम एक जीरो नहीं हो। तो डेल्टा जीरो कंडीशन की है तभी ना k3 आया है या k1 आया है, डेल्टा जीरो की है तो k1 और k3 आया है। अब हम जब डेल्टा वन में k3 बैठाए थे तो डेल्टा 1 क्या आ गया था, जीरो नहीं आया था। इसका अर्थ है कि ये कंडीशन ये किसको सेटिस्फाई किया है, नो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई किया है ना, क्योंकि नो सॉल्यूशन में ही हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई नन जीरो आता है, और जब सब जीरो आता है तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अब आइए हम लोग डेल्टा 2 जरा निकाल के देखते हैं डेल्टा 2 कितना आता है। तो डेल्टा 2 कैसे निकालोगे, डेल्टा 2 अगर निकालोगे तो डेल्टा 2 के लिए हम लोग को डेल्टा जो डिटर्मिनांट होता है उसके C2 पर कांस्टेंट को बैठाना पड़ता है। तो देखो ये डिटर्मिनांट हमारा कौन सा है, डेल्टा है। इस डेल्टा डिटर्मिनांट में C2 के जगह पे कांस्टेंट बैठा दो, C1 को नहीं बदलो। तो C1 के जगह पे k प्लस 1 और k, तो पहले हम C1 को लिख देते हैं k प्लस 1 और k, और C2 के जगह पर हमको कांस्टेंट को बैठा देना है। इस C2 के जगह पे इस कांस्टेंट को बैठाना है 4k और 3k माइनस 1। तो यहाँ हम बैठाएंगे 4k और 3k माइनस 1, तो यहाँ हम लोग बैठा देंगे 4k और 3k माइनस 1।
देखते हैं k का मान जब हम यहाँ 1 बैठाते हैं तो ये 0 आता है कि नहीं आता है। तो k की जगह 1 बैठाओगे तो हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, और अब k के जगह पे 1 बैठाए हो तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1। ठीक है, और यहाँ k के जगह 1 बैठा दो 4 नंबर पे तो हो जाएगा ये 2। अब ज़रा देखो ये कितना आया, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 डेट इज़ 0, 0 आ गया। तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 के लिए डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, और डेल्टा 2 भी 0 है। इसीलिए फॉर k बराबर 1 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज कौन सा सॉल्यूशन बाबू, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन बताए थे, डेल्टा 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, सब हो गया। जब k का मान 1 हम बैठाएंगे तो सब 0 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि k के 1 के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, है ना। अब आपको इतना बनाना नहीं था, आपका तो क्वेश्चन यही पे सॉल्व हो गया, ऑप्शन से मैच हो गया k बराबर 1। लेकिन ऑप्शन में अगर k बराबर 3 दिया रहता ना, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ता। तो k बराबर अगर 3, चूंकि हम डेल्टा को 0 किए थे, डेल्टा को 0 करने से 2 कंडीशन आया था, एक k1 आया था और एक k3 आया था, तो आखिर एक ही कंडीशन में सेलेक्ट होगा। तो k बराबर 3 लोगे, अगर k बराबर 3 लोगे तो डेल्टा 0 हुआ था, k बराबर 3 के लिए डेल्टा 0 होगा, चूंकि डेल्टा को 0 किए थे तभी k3 आया था। तो k बराबर 3 के लिए डेल्टा तो 0 है, लेकिन डेल्टा 1 हम लोग चेक किए थे, डेल्टा 1 0 नहीं था। जब एक डेल्टा 0 हो और इसमें से कोई भी अगर 0 नहीं हो तो उस वैसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। अगर इसी क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन पूछ दिया रहता तो आपका k बराबर 3 आंसर सेलेक्ट हो जाता। समझ रहे हैं ना। चलिए इसी क्वेश्चन का आपको हम सेकेंड मेथड भी बताते हैं, जिसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करेंगे। आइए इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड बनाने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए ये जो आपका जो इक्वेशंस दिया हुआ है वो एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई है, दो इक्वेशन है, इसीलिए हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। याद रखना ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया रहे, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया रहे दो वेरिएबल x और y में, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होता है, व्हेन दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का अर्थ क्या हुआ हम बताते हैं, ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होगा तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइडेंटिकल कैसे पता चलेगा बाबू कि ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो उसका तरीका होगा कि x और x का जो कॉफिशिएंट है, दोनों में जो x का कॉफिशिएंट है उसका रेशियो, उसके बाद दोनों इक्वेशंस में जो y का कॉफिशिएंट है उसका रेशियो b1/b2, और जो कांस्टेंट है उसका रेशियो, कांस्टेंट दैट इज c1/c2। x का जो कॉफिशिएंट है उसका रेशियो a1/a2, y के कॉफिशिएंट्स का रेशियो b1/b2, और कांस्टेंट जो है c1/c2। ये अगर रेशियो ये सब बराबर हुआ, अगर ये सब रेशियो बराबर हुआ तो तुम समझ जाना कि ये दोनों इक्वेशंस जो है आइडेंटिकल है और इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आइए इसको हम एग्जाम्पल पे ज़रा सा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल समझते हैं, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, या 1 कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और एक ले लो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोग लिए हैं, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा आइडेंटिकल है कि नहीं, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमने लिया है क्या ये आइडेंटिकल है,
क्या ये आइडेंटिकल है? तो ये आइडेंटिकल है। कैसे पता चला ये आइडेंटिकल है? कैसे पता चला? चूंकि a1 बाई a2, a1 बाई a2 डेट इज x का जो कॉफिशिएंट है 1 और नीचे में जो x का कॉफिशिएंट है तो 1/2 a1 बाई a2 हो जाएगा a1 बाई a2 डेट इज 1/2। ठीक है, उसके बाद देखो b1 बाई b2 कितना हो जाएगा? b1 बाई b2 हो जाएगा y के कोफिशिएंट, इसको बोलो b1 और इसको बोलो b2, तो b1 बाई b2 हो जाएगा 1/2 और ये बोलो c1 और ये बोलो c2 डेट इज 1/2। फिर से समझ लीजिए, जो इक्वेशंस हमारा दिया हुआ है उसमें आपको क्या निकालना है? उसमें आपको निकालना है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। सॉरी यहाँ पे 2 था, है ना? ध्यान दीजिएगा बाबू। तो ये होगा a1 बाई a2 डेट इज 1/2, b1 बाई b2 डेट इज 1/2, c1 बाई c2 डेट इज 1/2। अब आप बताइए यहाँ आपको यहाँ हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सब बराबर है किसके? तो सब 1/2 के बराबर है। हमको दिख रहा है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सब बराबर है, सब 1/2 के बराबर है। अगर सब बराबर है तो इसका अर्थ है कि ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है ये आइडेंटिकल इक्वेशंस है, और आइडेंटिकल इक्वेशन तो इसके पास सॉल्यूशंस का संख्या कितना होगा? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट, इसके पास अनंत हल होगा। अनंत हल होगा मतलब इसके पास एक्स वाई जेड का अनंत मान निकलेगा, एक्स वाई जेड का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेगा, है ना? विल बी इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। एक मिनट, अभी हम आपको बताते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट कैसे होगा। इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर है, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशंस दिया हुआ है ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल के लिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो इक्वेशंस दिया हुआ है आइडेंटिकल है, और जब आइडेंटिकल होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर इसके पास इनफाइनाइट है तो जरूर ये डिपेंडेंट फॉर्म होगा। डिपेंडेंट फॉर्म होगा मतलब x को हम x का मान k के फॉर्म में या t के फॉर्म में या लेमडा के फॉर्म में होगा, क्योंकि एक दो सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है कि आप x का मान 1 2 3 कोई फिक्स मान लिख सकते हैं। आपको x y का अनंत सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप x को इन टर्म्स ऑफ k, इन टर्म्स ऑफ लेमडा, इन टर्म्स ऑफ t जो है एक्सप्रेस करिएगा। x और y जो होगा वो हमारा डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, इस कंडीशन में डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, है ना? x को हम एग्जैक्टली 1 2 3 कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम x को लेमडा के फॉर्म में, t के फॉर्म में या k के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है ना? तो चलो हम एक कंडीशन में ये बनाते हैं कि मानते हैं लेट x हमारा k है। अगर x हमारा k है तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 1 माइनस k। इधर भेज दो, अगर x की जगह k बैठा दोगे तो देखो ना y कितना हो जाएगा? 1 माइनस k नहीं हो जाएगा? तो y हो जाएगा 1 माइनस k। अब देखो जहाँ k क्या होगा? वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास एक दो सॉल्यूशन ही है बाबू, अनंत सॉल्यूशन है, तो तुम एग्जैक्टली किसी नंबर के फॉर्म में नहीं ना लिख सकते हो, तुमको डिपेंडेंट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, के फॉर्म में, लेमडा के फॉर्म में, टी के फॉर्म में, है ना? अगर मान लो हम के जगह पे 1 लेते हैं, एक सेकेंड, हम के जगह 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। अगर हम के जगह पे 2 लेते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। अगर हम के जगह 5 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -4। अगर हम x के जगह पे 10 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू -9। आप जरा एक काम करिए, आप जरा सा ऐसा और भी बहुत सारा मान ले सकते हैं भाई, आप अनंत मान ले सकते हैं। आपको करना यही है इसमें अब कि ये मान जरा सा बैठा के देखिए, तो एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई ये पेयर जो है, क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? क्या ये एक्स वाई उस दोनों ऊपर वाले समीकरण को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? एक्स की जगह 1 बैठाइए, वाई की जगह 0, तो 1 और 0 बैठाइएगा तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। 1 बराबर 1, ये सेटिस्फाई हो गया। यहाँ भी बैठा के देखिए, यहाँ भी x की जगह 1 बैठाइएगा तो हो जाएगा 2, और y की जगह 0 बैठाइए तो 0, तो 2 + 0 दैट इज 2, 2 बराबर 2 बैलेंस हो गया। इसका अर्थ है कि x का मान अगर हम x का मान 1 लेके चलें और y का मान 0 लेके चलें
तो ये इसका हल होगा, क्योंकि ये दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दिया। चलिए, वैसे ही हम x का मान जरा सा अगला उठाते हैं, x2 और y-1। चलो अब हम कुछ अलग सा सॉल्यूशन लिए हैं, x2 और y-1। अब हम x के जगह पे 2 जरा बैठा के देखते हैं और y के जगह जरा -1 बैठा के देखते हैं। तो कितना आ गया, x के जगह 2, y के जगह -1, तो ये बराबर 1 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, राइट हैंड के बराबर आ गया। अब यहाँ x के जगह 2 बैठा दो, तो x के जगह 2 बैठाएगा तो 4 हो जाएगा, y के जगह -1 बैठा दो तो -2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया, डेट इज 2। तो ये हमारा बैलेंस कर दिया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा एक्स वाई का मान आया है, इसके लिए ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई हुआ, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, x का मान 5, y का मान 4, तो यहाँ 5 और -4 बैठा दो, y का मान -4, तो ये हो जाएगा 1, सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे बैठा दो 5 तो 10, और y की जगह -4 तो -8, ये भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम x का मान लेते हैं 5 और y का मान लेते हैं -4, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन ही है, ये भी इस दोनों को सेटिस्फाई किया, ये भी सॉल्यूशन है। ऐसे करके हम बहुत सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऐसा एक्स वाई का इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, ऐसा एक्स वाई का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, अनंत सॉल्यूशन आएगा जो इसको एक साथ सेटिस्फाई कर देगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर देगा, है ना। इसीलिए हम बोले हैं कि जब भी आइडेंटिकल कंडीशन हो, जब भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब बराबर हो, तो आपको समझना है कि सॉल्यूशंस का संख्या अनंत होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन को बता रहा है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन है, दोनों कोइंसिडेंट है। जब इसमें से तुम 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कहने का अर्थ ये कि दोनों लाइन जो है एक ही सिंगल लाइन है, कोइंसिडेंट है। तो जब एक लाइन की बात हो रही है, दोनों एक ही लाइन को जब रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों एक ही इक्वेशन को एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक लाइन के पास सॉल्यूशन कितना होता है। हम बोले कि एक लाइन के पास कितना सॉल्यूशन, तो अनंत सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन जो है वो अनंत बिंदु से पास करता है, उसके पास एक्स वाई का अनंत मान होगा जो उसको सेटिस्फाई करते जाएगा। यही रीजन है कि हम लोग कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आपको लेकर आए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बस ये कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर दीजिए। अब आइए, जो इक्वेशन जो दिया हुआ है अगले पेज पे लिखते हैं, रुक जाओ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, अगले पेज पे आ जाओ। चलो अब इसका नेक्स्ट जो मेथड हो सकता है, अगला मेथड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बोल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज कैसा सॉल्यूशन है बाबू, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर क्वेश्चंस का बात सुना जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके पास बहुत सारा सॉल्यूशन है, और हम जानते हैं कि बहुत सारा सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों इक्वेशंस हमारा आइडेंटिकल होगा, है ना। तो हेंस both equations must be identical, both equations must be identical। जब तक ये आइडेंटिकल नहीं होगा, पीछे बताए थे ना a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर आया था तो बहुत सारा सॉल्यूशन आया था, तो ये भी आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी इसके पास बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। इसीलिए लिखा हुआ है हेंस बोथ इक्वेशंस मस्ट बी आइडेंटिकल, दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल होना चाहिए मतलब x का जो कॉफिशिएंट है a1 और यहाँ पे इसको मानो a2, a1/a2 डेट इज k प्लस 1/k बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2, तो b1 और बाई b2 डेट इज 8/k प्लस 3, और बराबर होना चाहिए किसके, तो c1 और बाई c2, c1/c2 डेट इज 4/3k माइनस 1। समझ रहे हो ना बाबू, फिर से समझ लो, आइडेंटिकल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 k प्लस 1/k, उसके बाद b1/b2, y का जो कोफिशिएंट है b1/b2 मानो, तो b1/b2 8/k प्लस 3, और c1/c2 तो 4k/3k माइनस 1।
ये सॉरी यहाँ 4k होगा बाबू, ये गलती से लिखा गया है 4k/3k-1। ये सब हमारा रेशियो जो है बराबर होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपको यहाँ से k का मान 1 आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सेट हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन हमारा बी पे दिया था कि ए पे दिया था? कहाँ दिया था भाई? ऑप्शन बी पे दिया था। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर दिए हैं। अब बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको हम दे रहे हैं घर से करने के लिए, आप लोग घर से बनाइए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है जो आपको बनाना है। क्वेश्चन 6 सब जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके घर पे बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। ठीक है, क्वेश्चन 5 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 6, 5 और 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ही हमारा क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। इतना क्वेश्चन है जो आप घर से कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सब जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्लास जो है यहाँ पे फिनिश करते हैं।